नमस्कार सभी को। मैं सरोज ननीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र की, यानी नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, किसे कहेंगे हम। तो विषय क्षेत्र वह का मतलब होता है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात वे संभावित सीमाएं जहाँ तक वह विज्ञान फैला हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उस निश्चित विषय का अधिकतम अध्ययन कहाँ तक किया जा सकता है, वह उसका क्षेत्र कहलाता है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का संबंध इस प्रश्न से है कि इस विज्ञान के अंतर्गत नगर से संबंधित किन दशाओं का अध्ययन किया जा सकता है। यानी नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में हम नगर और उनकी दशाओं का अध्ययन, इस विषय तक नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र कहलाता है। वो देखिए, नगरीय समाजशास्त्र का भी विकास हो रहा है और नगरों का भी विकास हो रहा है, इसलिए इसके क्षेत्र के संबंध में जो नगरीय समाजशास्त्री हैं वो अपनी एक राय नहीं रखते हैं। यानी अलग अलग जो नगरीय समाजशास्त्र हैं वो नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी विद्वान जो हैं वो इस बारे में एकमत है कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगर से संबंधित विभिन्न दशाओं का, नगरीय सामाजिक संगठन का, वहाँ जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। यानी नगरीय समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो नगर के इर्द गिर्द, नगर की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ कौन कौन सी जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं और वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, विघटन कैसे हो रहा है, क्या कारण है, परिवर्तन किस प्रकार का है, यहाँ तक नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को सीमित रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र जो कि पार्क एवं ब्रगेस ने बताए हैं। तो पार्क एवं ब्रगेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में 3 चीज़ों को सम्मिलित किया है। पहला परिस्थिति शास्त्र, दूसरा सामाजिक संगठन और तीसरा सामाजिक विघटन। यानी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में पार्क एवं ब्रगेस ने इन 3 चीज़ों का सम्मिलित किया है: परिस्थिति शास्त्र, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन। अब जो परिस्थिति शास्त्र है उसको भी वो 2 भागों में विभाजित करते हैं कि मानव परिस्थिति शास्त्र और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पार्क एवं ब्रगेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट जो है वो है कि परिस्थिति शास्त्र, है ना। तो देखिए, परिस्थिति शास्त्र यानी इकोलॉजी, तो यह जो शब्द है यह वनस्पति तथा जंतु विज्ञान से लिया गया है। जिस प्रकार पेड़ पौधे एवं जीवधारियों का जीवन अपने चारों ओर की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार से नगरों से संबंधित विभिन्न दशाएं भी वहाँ के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र नगरों की भौगोलिक दशाएं एवं प्राकृतिक परिस्थितियां, इनका वहाँ पर निवास करने वाले जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे पार्क एवं ब्रगेस ने इस परिस्थिति शास्त्र की 2 शाखाएं बताई हैं, एक मानव परिस्थिति शास्त्र और दूसरा सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। तो मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र नगरों के मानवों पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि उस नगर विशेष के जो भौगोलिक कारक हैं, जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ की जो प्राकृतिक कारक है, उनका वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों के ऊपर, उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको उन्होंने मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया। दूसरी वो
परिस्थिति शास्त्र की शाखा बताते हैं सामाजिक परिस्थिति शास्त्र, यानी समाज की संरचना और कार्यों पर नगरीय भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। अर्थात नगरीय परिस्थिति में नगर के बसावट, जनसंख्या के आधार, उद्योगों के विस्तार और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति आदि को उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है। अगली वो बात करते हैं नगरीय सामाजिक संगठन, यानी वो जो नगर है उसमें उसका संगठन कैसे हुआ, उसको जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या है, उनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित किया है। जैसे कि परिवार व्यवस्था। अब शहरों की जो परिवार व्यवस्था होती है वो गांवों की परिवार व्यवस्था से थोड़ी अलग तरीके की होती है, वहाँ की संरचना, है ना। तो परिवार व्यवस्था लोगों की परिस्थिति और भूमिका को निर्धारित करने वाले आधार, आर्थिक एवं राजनीतिक समितियां, विभिन्न सामाजिक समूह जो हैं उनको नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया है। तीसरा बिंदु उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में बताया सामाजिक विघटन, यानी सामाजिक जीवन को विघटित करने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं के अध्ययन को भी उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है। जैसे नगरों में समस्याएं पाई जाती हैं अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गंदी बस्तियां, नशाखोरी, नैतिक पतन तो आदि के अध्ययन को उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो अगली जो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत जिसको हम ले सकते हैं बिंदु को, वो बिंदु है नगरीय सामाजिक प्रक्रियाएं, जो कि सोरोकिन के द्वारा दी गई हैं। यानी अभी तक जो हमने चर्चा की है ना, परिस्थिति शास्त्र की, है ना, नगरीय सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन, ये इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों जो बिंदुओं की हमने बात की है, चर्चा की है, इनको नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया था पार्क एवं ब्रिगेस ने। अब जो अगली बिंदु हम ले रहे हैं नगरीय सामाजिक प्रक्रियाएं, इसको नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कराने का प्रयास किया है सोरोकिन के द्वारा। तो सोरोकिन ने नगरीय जो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में इन्होंने इन नगरीय सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रमुख स्थान दिया है। यानी इन्होंने प्रमुखतया ये कहा है कि नगर की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत करना चाहिए, वहाँ पर हमें इनको रखना चाहिए। इनके अनुसार नगर एक ऐसा समाज है जिसमें सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो नगरों के अंदर साथ साथ क्रियाशील रहती है ना। यहाँ पर एक तरफ श्रम विभाजन पाया जाता है तो दूसरी तरफ विशेषीकरण, और श्रम विभाजन और विशेषीकरण के अतिरिक्त भी विभिन्न समूहों के बीच समायोजन और सात्मीकरण भी पाया जाता है। तो इसका बहुत ही स्पष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने, सोरोकिन ने कहा कि हमें नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगर की सामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर श्रम विभाजन यानी कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए हम मानव समूह के जो है वो अपने आप में उन कार्यों का बंटवारा कर लेता है, और कार्यों का बंटवारा करने के बाद में एक विशेष जो व्यक्ति है या विशेष समूह है वो किसी एक विशेष कार्य में दक्ष हो जाता है ना। तो लेकिन अलग अलग कार्य का श्रम विभाजन हो गया और फिर विशेषीकरण हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो विभिन्न समूह हैं है ना, वो सब आपस में एकजुट होकर के किसी एक लक्ष्य या किसी एक कार्य को संपादित करने के लिए मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो ये सारा जो स्पष्ट जो विभाजन है ये हमें नगरों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो सोरोकिन ने कहा कि इसलिए हमें नगरीय जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं
उनको नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए और इसका उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। अब कुछ अन्य बिंदु है जो कि अलग अलग नगरीय समाजशास्त्रियों ने बताए हैं कि भाई इनको नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हमें रखना चाहिए। इसमें अगला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन। तो ये जो नगरों की जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है ना। और परिवर्तनों से जहाँ समाज में सुधार होता है, समाज सुधार को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं जो परिवर्तन होता है, जो सामाजिक बदलाव होता है, उससे कई बार बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे सभी परिवर्तनों के कारण तथा उनके प्रभावों के अध्ययन का समावेश है। यानी जो नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र है उसमें जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं और जो उन परिवर्तनों के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सभी को नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत रखना चाहिए। अगला बिंदु हम इसमें लेते हैं नगरीय समुदाय। तो नगरीय समुदाय के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र क्या करता है कि जो नगरीय समुदाय है, जो मानव समूह है, उनके जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें नगरीय मनोवृत्ति तथा नगरीय संबंधों की विस्तार से विवेचना की जाती है। अगला बिंदु हम लेते हैं नगर नियोजन का। नगर में नियोजित रूप से ऐसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना है जिसका संबंध आवास मार्गों, स्वच्छता, पानी की निकासी तथा पेयजल से होता है। यानी नगरों के अंतर्गत जब हम नियोजन की बात करते हैं, यानी हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो एक प्लानिंग करके, एक पूर्ण योजना बना करके उसके बाद में हम जैसे सभी लोगों को आवास उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं, उनको जो पानी, स्वच्छ पानी उनको मिल सके, उस पानी की व्यवस्था करते हैं। जो घरों में जो यूज्ड पानी है ना, जिसको हमने उपयोग में ले लिया, उसकी निकासी की, पेयजल की, इन सब की के बारे में जो नियोजन होता है उसको हम नगरीय समाजशास्त्र, यानी क्या प्लानिंग हम करते हैं, उसको हम नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र जो है वो उसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और इसीलिए एरिक्सन ने लिखा है कि एक नगरीय समाजशास्त्री की रुचि उन सभी जटिल परिस्थितियों और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में होती है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं। और नगरीय समाजशास्त्री नगर के सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि सभी पक्षों का अध्ययन करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। धन्यवाद।